Welcome back to Adjusting Our Emotional Frequency, Aligning Alignment with Source and Reality, Part 2. अपनी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी को समायोजित करना बिना शर्त प्यार ही स्रोत की ऊर्जा है और यह संभव सबसे ऊंची कंपन फ्रीक्वेंसी है। स्रोत की ऊर्जा के साथ ताल स्रोत की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी को पीड़ित वाली सोच से बदलकर ऐसी स्थिति में लाएं जो बिना शर्त प्यार की कंपन से ज्यादा मेल खाती हो। समझो कोई आपसे लड़ा, बिना वजह किसी ने आपसे बदतमीजी की। उस वक्त मन तो करेगा खींच के एक चमाट मारो। मैं यहाँ तुझे प्यार कर रही हूँ, प्यार दे रही हूँ और तेरा ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझसे बदतमीजी करी जा रही है। लेकिन उस समय पर अगर आप कॉन्टेम्पलेशन में चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मुझे ये रिएक्शन मिला। कहीं ना कहीं तो मेरी ही गलती है, मेरी धारणाओं की गलती है। मुझे अपनी धारणाएं बदलनी है। और लड़ाई किए बिना, बहस किए बिना, अगर आप अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में आप चले जाते हो, थोड़ा समय लेते हो, वो भी ठंडा हो जाए, आप भी ठंडे हो जाओ, और उसके बाद अपने मन में उस इंसान के लिए अनकंडीशनल लव, बिना शर्त या प्रेम की भावना को जागृत करते हो। आ, और अपने शैडो के ऊपर काम करते हो, सेल्फ लव के ऊपर काम करते हो। अगर सेल्फ लव होगा तो आपके साथ ये सब होगा नहीं। अम, हम बिना शर्त प्यार, अच्छा, ज्यादा मेल खाती है। हम ऐसी ऊंची कंपन के साथ तब तालमेल बिठा पाते हैं। हैं? हम ऐसी ऊंची कंपन के साथ तब हम ऐसी हम अपनी कम फ्रीक्वेंसी वाली मान्यताओं को ऐसे विचारों से बदलकर जो ज्यादा पॉजिटिव है। अ, एक मिनट। हम अपनी कम फ्रीक्वेंसी वाली हम ऐसी ऊंची कंपन के साथ, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। हम ऐसी ऊंची कंपन के साथ जब तब तालमेल बिठा पाते हैं जब हम अपनी कम फ्रीक्वेंसी वाली मान्यताओं को ऐसे विचारों से बदलते हैं जो ज्यादा सकारात्मक और ऊंची फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए कृतज्ञता और स्वीकृति के विचार हमारी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा उठाते हैं, जिससे हम स्रोत के और करीब आ जाते हैं। जबकि ईर्ष्या और नाराजगी पैदा करने वाले विचार हमारी फ्रीक्वेंसी को नीचे गिराते हैं और हमें स्रोत के बिना शर्त प्यार से और दूर कर देते हैं। जब तक हम कम फ्रीक्वेंसी वाली या पीड़ित वाली चेतना में जीते रहेंगे, अभी बिजी हूं, बाद में आ, तब तक हम चेतना की ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली अवस्थाओं को हासिल नहीं कर सकते। अरे मैं आज खाना डालना भूल गई, तू बाद में आ। इसलिए अगर हम कौवा आया इसलिए अगर हम बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन, एक मिनट में उसको खाना डाल ही आऊं जरा, आ रही हूँ भाई। अरे, उसको बेचारा भूखा होगा, मैं सोचा खाना दे ही आऊं। तो आ, जबकि ईर्ष्या और नाराजगी पैदा करने वाले विचार हमारी फ्रीक्वेंसी को नीचे गिराते हैं और हमें स्रोत से बिना शर्त प्यार से और दूर कर देते हैं। जब तक हम कम फ्रीक्वेंसी वाली या पीड़ित वाली चेतना में जीते रहेंगे, तब तक हम चेतना की ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली अवस्थाओं को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को समायोजित करने की प्रतिक्रिया में शामिल होना होगा।
फ्रीक्वेंसी का समायोजन तब होता है जब हम अपनी चेतना की नकारात्मक अवस्थाओं को सीधे और धीरे धीरे ऊंची अवस्थाओं में बदलते हैं। जब हम अ, स्रोत के बिना शर्त प्यार के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो हम ज्यादा सकारात्मक गुणवत्ता वाला जीवन जीते हैं। तब हमारी ऊंची भावनात्मक फ्रीक्वेंसी हमारे जीवन में उन चीजों को आकर्षित करती है जिनकी हम इच्छा करते हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तब हम शांत होते हैं। जब हम स्वीकार करने वाले एक रूप या कृतज्ञ होते हैं तो हमारा भावनात्मक शरीर हमें ये संकेत दे रहा होता है कि हम जो हैं यानी वास्तविकता स्रोत के साथ तालमेल में हैं। इसके विपरीत जब हम किसी भी स्तर की नाखुशी महसूस करते हैं तो हमारा भावनात्मक शरीर हमें ये बता रहा होता है कि हमारी सोच तालमेल से बाहर है। भावना इसीलिए खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हाल में खुश रहना आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई रखता है। मुश्किल है। भावनात्मक शरीर के दो काम होते हैं, मतलब आप तो हर हाल में खुश रहो, पर लोग रहने नहीं देते ना, कुछ ना कुछ कीड़े करते रहते हैं। भावना अब ये भी मेरी सोच है, मेरी धारणा है, कहाँ से आई पता नहीं। भावनात्मक शरीर के दो काम होते हैं। ये हमें संकेत देता है कि हम स्रोत के साथ तालमेल में हैं या नहीं है। ये हमारी कंपन फ्रीक्वेंसी को भी प्रसारित करता है ताकि वैसी ही कंपन वाले लोग और घटनाएं हमारी ओर आकर्षित हों। ठीक उसी तरह जैसे एक रेडियो ध्वनि फ्रीक्वेंसी भेजता है, हमारा भावनात्मक शरीर भी उस फ्रीक्वेंसी वाले रास्ते का संकेत देता है जिस पर हम चल रहे होते हैं। इस तरह जीवन की घटनाएं हमारी फ्रीक्वेंसी से मेल खाने के लिए एक साथ आती हैं, और इस तरह जैसे मुसीबतें सारी एक साथ आती हैं, खुशियां भी सारी एक साथ आती आ ही जाएं। तो और इस तरह हम अपनी निजी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि अब मुसीबतों का टाइम चला गया। अब सारी खुशियां एक साथ आने का टाइम आ गया। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक महिला ये मानती है कि सभी पुरुष गुस्सैल और हिंसक होते हैं। मैं मानती थी, अब नहीं मानती। ये मान्यता के कारण वह अनजाने में ही ऐसे पुरुषों के बारे में एक नकारात्मक भावनात्मक कंपन प्रसारित करती है। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि वह एक ऐसे आदमी की तरफ आकर्षित होती है जो उसकी नकारात्मक सोच का ही एक जीता जागता उदाहरण है। हम्म हमारे विचार मान्यताएं एक ऐसी भावनात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं जो बदले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से वैसे ही जीवन स्थितियों को अपनी ओर खींचती हैं जो उन विचारों मान्यताओं की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती हैं। हालांकि हम इस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं, ये सीख कर कि हम अपने लिए सकारात्मक ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच कैसे बना सकते हैं। हम हालांकि इस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं, यह सीखकर कि हम अपने लिए सकारात्मक ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच कैसे बना सकते हैं। अगर हम कहीं सफर कर रहे हैं या मानते हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो हमने अपनी उस मान्यता की वजह से अपने चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा, बबल बना लिया है जो उच्च फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा से बना होता है। दूसरी तरफ अगर हम खुद से कहते हैं और मानते हैं कि सफर करना हमेशा मुश्किल होता है, नहीं मेरा तो मजेदार होता है, और लोग मतलबी और धोखेबाज होते हैं जो हमें हमेशा हमारा फायदा उठाने के मौके ढूंढते रहते हैं, नहीं मतलब मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ। फिर भी मेरे साथ इस बार पहली बार ऐसी घटना हुई है, बट ठीक है। फायदा उठाने के मौके ढूंढते रहते हैं तो हमने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी वाला रास्ता बना लिया है जो ठीक वैसी ही चीजों को अपनी ओर खींचेगा जैसा हम मानते हैं। जैसा कि अम्यूजमेंट पार्क की लाइन में हमारा बटुआ चोरी हो जाना, हमारी किराए की गाड़ी का शीशा तोड़कर सामान चोरी हो जाना, और या हम जहां भी जाएं हमें हर जगह ऐसे लोग मिलें जिनका बर्ताव हमें शक के घेरे में डाल दे।
राइट। अपने आप को, अपने प्रियजनों को और अपनी कीमती चीजों को सकारात्मक विश्वासों का घेरा बनाने से सुरक्षा का एक बहुत ही असरदार कवच बन जाता है। खत्म हो गया ना? कवच बन जाता है। अपने आसपास, प्रियजनों और कीमती चीजों के आसपास सकारात्मक विश्वासों का घेरा बनाने से सुरक्षा का एक बहुत ही असरदार कवच बन जाता है। अफर्मेशंस करना शुरू करो। शायद हमारी माँ ने बचपन में हमें सिखाया होगा कि जब भी हमें किसी चीज के चोरी होने का डर लग सताए, तो हम अपने आसपास ऐसा ही एक सुरक्षा कवच बना लें। उदाहरण के लिए मेरी माँ मुझे और मेरे भाई बहनों को ये कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करती थी कि हमारे स्कूल बैग या पसंदीदा खिलौने सुरक्षा के एक घेरे में सुरक्षित हैं। इसके बाद वह हमें हमसे सुरक्षा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने वाली एक छोटी सी प्रार्थना करने और इस बात पर पूरा भरोसा रखने को कहती थी कि ऐसा ही होगा। धन्यवाद की प्रार्थना सुरक्षा कवच बनाने की इस विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमें चिंता छोड़कर अपनी सोच की निम्र आवृत्ति को कृतज्ञता की उच्च आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में बदलने में मदद करती है। सोच में किया गया यह बदलाव ही सुरक्षा को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे मुख्य आधार है। ओके। सुरक्षा कवच बनाने की यह विधि उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है जो इसका नियमित अभ्यास करते हैं। हम किसी भी समय इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रार्थना करने का अम, और सुरक्षा कवच बनाने का। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुरक्षा कवच ही एक तरह से होता है। चाहे हमें अपने बच्चों, दोस्तों, घर, कीमती चीजों और स्वयं अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की चिंता सता रही हो। अपने आसपास, अपने प्रियजनों और कीमती चीजों के आसपास ऊर्जा को कैसे निर्देशित या केंद्रित कर सकते हैं? इसे बनाने के लिए हम इरादे, ध्यान, कल्पना, कृतज्ञता का उपयोग करते हैं, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड। हम पीड़ित मानसिकता को बदलने के लिए भी इन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं। पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले बदलाव करने का इरादा करना होगा और फिर अपनी मानसिक ऊर्जा, विचारों, मान्यताओं पर ध्यान देना होगा। मतलब कि इसके बजाय कि आप ये बोलें कि मुझे तो हमेशा पैसों की तंगी रहती है, आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर तेरा, ब्रह्मांड तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि तूने हमेशा मेरी झोली से ज्यादा मुझे दिया है। जितना मेरी झोली में समा सके उससे ज्यादा नेमतें मुझे दी हैं। जितने जितना प्यार मेरे दिल में समा सकता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार तूने मुझे दिया है, और इसके लिए मैं तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसीलिए कहते हैं कि हर हाल में शुक्रगुजार होना चाहिए। जो है तूने बहुत दिया, तेरा शुक्र है। सुरक्षा का घेरा, बबल ऑफ प्रोटेक्शन, इस बात का एक उदाहरण है कि हम ऊर्जा को कैसे निर्देशित या केंद्रित कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम इरादे, ध्यान, कल्पना, कृतज्ञता का उपयोग करते हैं। हम पीड़ित मानसिकता को बदलने के लिए भी इन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं। पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले बदलाव लाने का इरादा करना होगा और फिर अपनी मानसिक ऊर्जा, विचारों, मान्यताओं पर ध्यान देना होगा। मैं दोबारा तो नहीं पढ़ रही, मुझे ऐसा लगा कि मैंने दोबारा पढ़ा। अम्म हाँ। एक सार्वभौमिक नियम है जो इस आध्यात्मिक तथ्य को मानता है: जिस भी चीज पर हम ध्यान देते हैं वह बढ़ती है। जिस पे फोकस करेंगे वो एक्सपैंड होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस चीज पर नकारात्मक तरीके से ध्यान दे रहे हैं या सकारात्मक तरीके से ध्यान दे रहे हैं। हम अपने बैंक बैलेंस में पैसे नहीं हैं इस पे ध्यान दे रहे हैं, या बैंक बैलेंस पैसों से भरा हुआ है और आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, अनगिनत आ रहे हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं। जब हम आ, इस चीज पर फोकस करते हैं, मतलब यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि ये इंसान बहुत खड़ूस है, बहुत बुरा है, बहुत, इसके इसके दिल में प्यार ही नहीं है, और
कितना बदतमीज इंसान है, प्यार से बात ही नहीं कर सकता। जब आप इन चीजों पे फोकस करेंगे, आप उसी इंसान पे फोकस कर रहे हो, उसकी बुराइयों पे फोकस कर रहे हो, तो आपके साथ वो वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी है, आप सोचेंगे हाँ होगा बेचारा दुखी, इसके मन में कोई दुख दर्द होगा जो अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहा है, कोई बात नहीं, आई लव यू, ठीक है, आई लव यू, एंड हो जाएगा ठंडा दिमाग, कोई बात नहीं। इंसान बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा इंसान, दिल का बुरा नहीं है, दुखी है पर दिल का बुरा नहीं है, उसे बहुत प्यार करता है। जब आप इस तरह से पॉजिटिव धारणाएं अपने मन में बनाएंगे, सोच बनाएंगे, तो धीरे धीरे आपका रिश्ता भी सुधरेगा। आ, यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ध्यान विस्तार को बढ़ावा देता है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हम सार्वभौमिक ऊर्जा को निर्देशित और केंद्रित करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता, यानी अपने ध्यान को निर्देशित करने की क्षमता, एक उपजाऊ क्रिया पैदा करती है। मतलब वो अपने आप में बहुत पावरफुल है। एक अच्छा माली अपने बगीचे पे बहुत ध्यान देता है। हर दिन वो देखता है कि पौधों को पानी की जरूरत है, पौधों की छटाई करनी है और पौधे की पूरी सेहत पर नजर रखता है। दूसरे शब्दों में वो अपने बागीचे पर ध्यान देता है, उसकी देखभाल करता है। इसका नतीजा ये होता है कि बागीचा खूब फलता फूलता है और उसमें भरपूर पैदावार होती है। इसी तरह हमारा ध्यान हमारे अपने बागीचे को खाद देता है, यानी हमारी जिंदगी को। हमारी जिंदगी कैसी होगी इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस चीज पर ध्यान देना चुनते हैं। पूछने लायक जरूरी सवाल ये है कि मैं किस, कहते हैं ना कि अंधविश्वास, अंधविश्वासी धारणाएं, और बिल्ली का रास्ता काट गई, अगर तुम ये सोचोगे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा ही होगा, तो फिर कुछ बुरा होगा। वो इसलिए नहीं कि बिल्ली ने रास्ता काटा, वो इसलिए कि तुम्हारी धारणा वैसी है। लेकिन तुम ये सोचो कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, अरे कितनी सुंदर बिल्ली थी, चलो ये शायद मेरे साथ ये भी कहीं जा रही है, कोई जरूरी काम से जा रही होगी, बहुत अच्छा, नजर आया कि मेरे इलाके में बिल्लियां हैं और स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे कल से इन्हें थोड़ा खाना पानी देना चाहिए। धारणा बदल गई, अनकंडीशनल लव में आ गई। कुछ भी नहीं होगा। पूछने लायक हमारी जिंदगी कैसी होगी इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस चीज पर ध्यान देना चुनते हैं। पूछने लायक जरूरी सवाल ये है, मैं किस तरह की जिंदगी संवारना चाहता हूँ। क्या मैं नकारात्मक सोच वाली जिंदगी संवार रहा हूँ या सकारात्मक सोच वाली जिंदगी। मुश्किल हो जाता है कभी कभी सकारात्मक सोचना, पर ठीक है। आ, जब हम अपनी जिंदगी की नकारात्मक परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, या हम कितने गलत या दुखी हैं, या हमारे पास कितना कम पैसा है, समय या ऊर्जा है, तो हम इन्हीं परिस्थितियों को और मजबूत करते हैं, खाद देते हैं। क्यों? क्योंकि इन अपनी समस्याओं पर ध्यान देकर हम उन्हें और पक्का कर देते हैं। लाजमी तौर पर इस तरह का ध्यान समस्याओं को और गंभीर बना देता है और हमें ज्यादा दुख और उदासी का सामना करना पड़ता है। हमें शिकायत करने के लिए और भी चीजें मिल जाती हैं। विडंबना ये है कि हम अपना दुख खुद पैदा करते हैं और फिर उसी का विरोध करते हैं। लेकिन जिस चीज का हम विरोध करते हैं वही बनी रहती है। अपनी जिंदगी की परिस्थितियों या अपने ही विचारों से लड़ना या उनका विरोध करना असल में उनके पीछे छिपी सीमित सोच को खत्म नहीं करता, बल्कि ये उन्हें और पक्का या मजबूत बना देता है। अगर हम सचमुच पीड़ित बनना छोड़ना चाहते हैं, तो हमें आ, तो हमें सकारात्मक विचारों, सोच पर ध्यान देना होगा, उन्हें संवारना होगा और उन्हें बढ़ाना होगा। जैसे जैसे हम इन बुनियादी सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, हम दूसरों के साथ
अलग तरह से पेश आने लगते हैं। बचाने वाले, सताने वाले या पीड़ित जैसी पुरानी, जैसे जैसे हम इन बुनियादी सिद्धांतों को अपनी जिंदगी से में अपनाते हैं, हम दूसरों के साथ अलग तरह से पेश आने लगते हैं। बचाने वाले, सताने वाले या पीड़ित जैसी पुरानी जानी पहचानी भूमिकाओं में फंसने के बजाय हम पालन पोषण करने वाले, अपनी बात मजबूती से रखने वाले और सिर्फ देखने वाले यानी कि ऑब्जर्वर मेंटालिटी जैसी कहीं ज्यादा ऊंची भूमिकाओं से जवाब दे पाते हैं। हम ऐसे तरीकों से जवाब दे पाते हैं जो पीड़ित त्रिकोण को ही बदल देते हैं। इसके पिछले चैप्टर्स पीड़ित त्रिकोण के बारे में थे। ऐसा करके हम सचमुच पीड़ित पीड़ित त्रिकोण को सेहत और खुशहाली के त्रिकोण में बदल देते हैं। अब आगे ये बताएगा कि पीड़ित त्रिकोण से निकलने के लिए ये जो बदल देते हैं कहा जा रहा है, तो ये किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप वो बताएगा। तो अब आते हैं लॉ ऑफ वन पर। मैं लेट हूं, आई विल सी यू सून।